Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So in this video we will be discussing more about the Gibbs free energy. In the last video we have seen that we had to shift from the entropy, which is the basic law which we had, that for a process to be spontaneous the total entropy had to increase, but we have some constraints that we could not calculate entropy for all the processes. So we jumped to some other criteria of spontaneity, और हमने 6 क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखे थे, और उसमें से हमें सबसे ईजीएस्ट जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी था वो था टू सी डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस था, एंड इफ इट इज़ इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो इसकी इंपॉर्टेंस आई थी कि दैट्स वी हैड टू शिफ्ट टू गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी में सबसे अच्छी बात ये थी कि वी हैड टू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, एंड इट इज़ वेरी मच अचीवेबल फॉर अस. ओके, तो अगर हम ये कर पा रहे हैं तो इसीलिए अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर पा रहे हैं और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है या कम है तो हमारा प्रोसेस जो है वह स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. तो आज अभी हम गिब्स फ्री एनर्जी और जो हमने दूसरा अनकन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स टर्म निकाली थी जो थी डेल ए, और ये भी एट टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट करने पे अगर नेगेटिव होती है तब हमारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस. ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये टर्म्स एक्चुअली है क्यों, क्योंकि ये बेसिकली कुछ फिजिकल सिग्निफाई नहीं कर पा रही थी. जब तक हमने देखा, हमने ए को डिफाइन किया था एज u माइनस टी एस, ठीक है, और g को हमने डिफाइन किया था h माइनस टी एस, है ना. तो अभी तक केवल ये एक मैथमेटिकल टर्म्स हैं ए और जी जो अभी तक हमें पता है. हमें देखिए यहाँ पर एंथैल्पी का मतलब पता है, इंटरनल एनर्जी का मतलब पता है, एंट्रोपी का मतलब पता है, और अब हम देखते हैं कि आखिरकार गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है. ये एक टर्म है, क्या ये एक केवल मैथमेटिकल टर्म है या इसकी कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, और ए की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन की कोई मैथमेटिकल, ये भी मैथमेटिकल है या इसकी कोई सिग्निफिकेंस है भी या नहीं, वो एक देखते हैं एक बार. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम ए की बात करते हैं. ठीक है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस. सो लेट अस कैलकुलेट स्मॉल चेंज इन द हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन. ठीक है, दैट इज विल कम आउट टू बी डी यू माइनस टी डी एस minus S dt. Okay, from now from here what we will get is the dA is equal to dq plus dw. Okay, and dq plus dw को मैं in terms of entropy लिखूंगा. ठीक है, TDS, और dw को लिखूंगा माइनस PdV. ओके, और rather dw ही रहने देता हूँ उसको. ठीक है, प्लस वर्क माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और यहाँ से ये टर्म्स कट रही हैं. सो व्हाट वी विल ऑब्टेन इज दैट वर्क माइनस एस डी टी, एंड सपोजिटली वी आर मेजरिंग दिस चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं ये चेंज को मेजर करूँगा तो ये हो जाएगा वर्क. और ये देखिए, ये जो वर्क है ये टोटल वर्क है, मींस कि इट इज पीवी, जो हमारा पीवी वर्क होता था पीडीवी प्लस अदर वर्क्स, जो भी और मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, केमिकल वर्क कोई भी हो रहा है तो उसको भी इंक्लूड करता है, यानी कि इट इंक्लूड्स द टोटल वर्क. सो हेंस अगर मैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की बात करता हूँ तो डी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन. ओके, जो भी टोटल वर्क हुआ है इंक्लूडिंग द पीवी वर्क. ठीक है, पीवी वर्क को इंक्लूड करते हैं. अगर सपोजिटली पीवी के अलावा कोई और वर्क नहीं हुआ तो गिब्स जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन है वो पीवी वर्क के बराबर हो जाएगा. अगर और वर्क हुआ तो पीवी और साथ में बाकी वर्क जो हुए उसको भी ये इंक्लूड करेगा. इसीलिए इसको, क्योंकि ये टोटल वर्क बताता है, इसीलिए अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको पता चल गई कि ये टोटल वर्क बताता है, इसलिए इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं. तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन भी है कि why is A called work function? Why is it called work function? Because the change in A at constant temperature is equal to the total work done. Okay, and hence it is called the work function.
दिस टोटल वर्क इंक्लूड्स पीवी वर्क एज वेल एज ऑल द अदर काइंड ऑफ वर्क्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, जो भी वर्क्स हो रहे हैं बाकी पीवी वर्क के अलावा उसको ये इंक्लूड करता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं जी पे, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं जी में क्या है ऐसा खास। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, अब डी जी की बात करूँगा तो हो जाएगा डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ओके, अब इसमें ये खास बात ये है दैट डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ओके, ये हो जाएगा माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो सपोजिटली, अच्छा एक बार इस तरह से ना लिखकर, ठीक है, इस तरह से ना लिखकर इसको मैं वर्क के फंक्शन में लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा एच प्लस पी वी हो जाएगा ना ये, ठीक है, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब ये आएगा डी जी डी एच, सॉरी यू होगा ना, यू प्लस पी वी, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ओके, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ओके, अब डी यू को मैं लिखता हूँ, ये एक तो आ जाएगा टी डी एस प्लस टोटल वर्क प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। अब टी डी एस तो कट जाएगा, ठीक है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब सपोजिटली मैं इस वर्क को स्प्लिट करता हूँ, इस वर्क को स्प्लिट करता हूँ पी वी वर्क में, एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क प्लस एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क इज वो वर्क जो पीवी वर्क नहीं है। ठीक है, मैं दो में स्प्लिट कर रहा हूँ, पीवी वर्क और एक्स्ट्रा वर्क में। ये हो जाएगा प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। देखिए बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस लेके आ रहा है ये बात। पी डी वी कट जाएगा, और अगर मैं अपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्क। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है यहाँ पर। हमने पढ़ा था कि अगर डी जी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे लेस देन अगर ज़ीरो होता है तो वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। और हमें अभी ये पता चला कि डी जी एक्चुअली में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में होता है एक्स्ट्रा वर्क। जो भी एक्स्ट्रा वर्क हमारे सिस्टम ने किया है अदर देन द पीवी वर्क, जो भी एक्स्ट्रा वर्क हमारे सिस्टम ने किया या फिर सिस्टम को मिला है उसे हम डीजी कहते हैं। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर वर्क किया गया है, अगर वर्क एक्स्ट्रा वर्क जो हमने हमारे सिस्टम ने किया, अगर हमारा एक्स्ट्रा वर्क नेगेटिव है तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बस हमें बस केवल एक्स्ट्रा वर्क निकालना है। अगर वो एक्स्ट्रा वर्क, मतलब कितना ईजी हो गया हमारे लिए स्पॉन्टेनिटी निकालना। पहले तो हमें एंट्रोपी निकालनी पड़ रही थी, बस अभी हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि क्या जो एक्स्ट्रा वर्क हमारे सिस्टम ने किया वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो हमारा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। पीवी वर्क की बात नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा वर्क की बात हो रही है। अभी एक्स्ट्रा वर्क क्या है, एक्स्ट्रा वर्क वही इलेक्ट्रिकल केमिकल वर्क्स जो भी हैं। अब जैसे सपोजिटली कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिकल सेल में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसका जो वर्क होता है वो हो जाएगा NFE। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं उस एक्स्ट्रा वर्क को, और यही हाँ एक्चुअली में एक्स्ट्रा वर्क हमारा डेल जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब डी जी हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में। अगर ये NFE है और अगर NFE नेगेटिव है तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि एक्स्ट्रा वर्क को बताती है, और एक्स्ट्रा वर्क अगर नेगेटिव है, अगर लेस देन जीरो है तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। एक्स्ट्रा वर्क अदर देन द पीवी वर्क, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए हमारा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो था अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। हमने भले ही हम डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में चले गए, हमको एक्चुअली एंट्रोपी को छोड़कर एक नए फंक्शन में जाना था। ठीक है, हमने एंट्रोपी को तो छोड़ दिया क्योंकि डी जी में टेम्परेचर और प्रेशर ही कांस्टेंट करना था, वो हमारे लिए आसान था। पर एक बहुत बड़ी कांस्टेंट ये थी कि हमको अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया, जैसे हमको टोटल निकालने के लिए हमको सिस्टम की अलग से निकालनी पड़ती थी एंट्रोपी,
और हमें सराउंडिंग की भी अलग से निकालनी पड़ती थी एंट्रोपी, ठीक है। अब बट यहाँ पर अभी तक हमने सिस्टम और सराउंडिंग की बात नहीं करी है। हम एक्चुअली में चाह रहे हैं कि हमें दोनों की बात ना करनी पड़े, हमें केवल सिस्टम की बात करनी पड़े। तो क्या गिब्स फ्री एनर्जी जो हमारा डेल जी है, क्या हमें ये कॉन्स्टेंट से हटाता है कि नहीं? एक कॉन्स्टेंट, एक फ़ायदा इसने क्या दिया अभी तक, एक फ़ायदा ये दिया कि इसके स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में केवल टेम्परेचर और प्रेशर को ही कांस्टेंट करना पड़ रहा था, ठीक है। बट क्या हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या केवल सिस्टम तक हमको कांस्टेंट करके रखेगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। और वही मेजर इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है कि G इज इक्वल टू H माइनस TS, फिर हो जाएगा डेल G। कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डेल H माइनस T डेल S, ठीक है। टेम्परेचर मैंने रख दिया है कांस्टेंट। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यही चीज़ सिस्टम के लिए निकालता हूं, ठीक है। सिस्टम के लिए निकालनी है कि वेदर फॉर द सिस्टम ये चीज़ें सही आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो हर जगह पे सिस्टम लिख देता हूँ। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, और ये भी हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें ठीक है, हमारा एक प्रोसेस हुआ, ये चीज़ हमारे साथ चल रही है। अब देखो हमारा जो डेल एच सिस्टम है, ठीक है, एक चीज़ हमने अभी तक क्या किया था, हमने जो था वो टेम्परेचर को रखा था कांस्टेंट, ठीक है। अब हम एक कांस्टेंट और लगा के देखते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट, जो कि हमारे स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। इन्हीं दोनों को ही कांस्टेंट रखेंगे। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एक्चुअली डेल एच क्या हो जाएगा, ठीक है, हीट। डेल एच जो है वो हीट के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जो भी हमारा हीट जा रहा है या आ रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर में एंथैल्पी के बराबर है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सपोजली सिस्टम है ये, ठीक है, ये सिस्टम की बात, सपोजली सिस्टम की बात हो रही है। अगर सपोजली सिस्टम ने कुछ एनर्जी ली, कुछ हीट ली, तो इसका मतलब सराउंडिंग ने कुछ हीट जो है वो लूज़ करी होगी, ठीक है, और कांस्टेंट होगा। अगर सपोजिटली हमारे सिस्टम ने कुछ हीट दी तो वो देगा किसे, वो सराउंडिंग को ही देगा। तो सराउंडिंग ने कुछ हीट ली होगी। तो अगर डेल एच ये सिस्टम के लिए, ठीक है, ये सिस्टम के लिए अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो सराउंडिंग के लिए ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सराउंडिंग की हीट निकालता हूँ, सराउंडिंग की हीट तो वो हो जाएगी माइनस QP। अगर सिस्टम की हीट ये थी, क्योंकि हमने सिस्टम की हीट से निकाला, डेल एच जो था वो सिस्टम का था, तो सराउंडिंग की हीट हो जाएगी ये बात तो क्लियर है। और अगर सराउंडिंग का सिमिलरली एंट्रोपी निकालनी है तो सराउंडिंग की हीट से रिस्पेक्टिव टेम्परेचर को डिवाइड कर दो, ठीक है, QP/T हो जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग का है ये। अब हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में हीट देखी, एंथैल्पी से हम हीट पे गए, प्रेशर कांस्टेंट करके, और हीट से देखा कि अगर जितनी हीट हमारे सिस्टम ले रहा है उतनी हीट हमारा सराउंडिंग लूज कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, डेल एच को पुट कर सकते हैं -T डेल एच सराउंडिंग। अब देखो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा -T डेल एच सराउंडिंग, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट ये लगाया था, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, -T डेल एस यूनिवर्स, ठीक है, और ये डेल जी सिस्टम। तो एक चीज़ और बहुत अच्छी जो हमारे पास अभी दिख रही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की, तो वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। अगेन बोल रहा हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब तक ये कांस्टेंट नहीं करेंगे ये हमारा क्राइटेरिया अभी तक फिल नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है सिस्टम की, वो करस्पॉन्ड करती है, वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि अब हमें यूनिवर्स ना देखकर केवल सिस्टम देखना है। हमें एक्चुअली एंट्रोपी के क्राइटेरिया में, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में तो यूनिवर्स को देखना पड़ रहा था। अब यूनिवर्स को छोड़कर सिस्टम की बात करो, और सिस्टम में क्या देखना है, गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। और यहाँ पर क्या चीज़ और आती है कि हमें पता है कि
सराउंडिंग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के लिए कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो बढ़नी चाहिए, तो ये होना चाहिए पॉजिटिव क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। और नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी वापस वही आ जाता है, मतलब जो हमने प्रूव किया था, ठीक है, वही आ जाता है। बट अब हम ये चीज़ और मज़े से या फिर अच्छे से बोल पा रहे हैं कि एक्चुअली में जो डीजी आप बात कर रहे थे, ठीक है, कि चेंज होना चाहिए, और आप बात कर रहे थे कि टेम्परेचर प्रेशर शुड बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनिटी, इट वाज एक्चुअली डीजी ऑफ सिस्टम, ठीक है। आप सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है। सिस्टम का अगर कम हो जाएगा, आपको केवल सिस्टम की बात करनी है, यहाँ पर सराउंडिंग की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि आप सराउंडिंग की बात करें, आपको तो प्रोसेस की बात करनी है, और प्रोसेस केवल सिस्टम में हो रहा है। एंट्रोपी में हमको सराउंडिंग की बात करनी ही थी, क्योंकि जब तक हम यूनिवर्स की एंट्रोपी नहीं निकालेंगे तब तक हम प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बोल पाते। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, वैसे एक्चुअली में हम यहाँ पर सराउंडिंग की डीजी में सिस्टम में हम सराउंडिंग ले रहे हैं, और जो सराउंडिंग का फैक्टर आ रहा है वो एक्चुअली में डेल्टा एच से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ही सराउंडिंग से हम सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल डेल एच से सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, बार के इंटरव्यू में जाते हैं, किसी पीएचडी इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये आपसे ज़रूर पूछेगा कोई कि क्या इंपॉर्टेंस है डेल जी की। तो यही इंपॉर्टेंस है कि सिस्टम की ही बात करनी पड़ रही है, हमको सराउंडिंग की बात करनी नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब डीजी में कुछ 2-3 चीज़ें और हैं, वो देख लीजिए। हमने पढ़ा है डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, ठीक है। अगर हम बात करें डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो ये हो जाएगा माइनस एस, ठीक है। और अगर हम बात करें डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कम होएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है। एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन है, मतलब कि कम होनी चाहिए। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर गिब्स फ्री एनर्जी शुड डिक्रीज ऑफ एनी लिक्विड एनी स्टेट, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये होनी चाहिए। खैर इसका एक्चुअली में बाद में काम ये है कि हमें इससे एक बहुत बेहतरीन ग्राफ मिलता है जी का और टेम्परेचर का, ठीक है। अब देखिए, मैं 3 स्टेट्स लूँगा, मैं गैस लूँगा, लिक्विड लूँगा और लूँगा सॉलिड, ठीक है। अब 3 स्टेट लूँगा और तीनों स्टेट की जो है वो एंट्रोपी की बात करूँगा, ठीक है। तीनों स्टेट की एंट्रोपी की बात करूँगा। अब सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो सबसे कम होएगी, ठीक है, रैंडमनेस। लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा और गैस की सबसे ज़्यादा। अब क्या है, हमने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होनी चाहिए कम, तो सभी का जो कर्व है वो डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। अब देखो यहाँ का इसका भी डिक्रीज होगा। अब जो डिक्रीजिंग का स्लोप है वो उसके एंट्रोपी के बराबर ही है। अगर सॉलिड की एंट्रोपी कम थी तो उसका स्लोप भी कम था, ठीक है। अगर लिक्विड की एंट्रोपी कम है तो उसका स्लोप भी कम है, ठीक है। तो सॉरी, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है, तो जल्दी होगा और कट करेगा। और सिमिलरली गैस है तो गैस तो और जल्दी कट करेगी, ठीक है, और ज़्यादा उसका स्टीपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वैसे ऐसे ना कर अनसाइंटिफिक हो गया काफ़ी। मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर सॉलिड का बताया ऐसे, तो लिक्विड इस पर क्रॉस करे ऐसे, और गैस जो है पहले लिक्विड को क्रॉस करे और फिर सॉलिड को क्रॉस करे, ठीक है। ये लिक्विड को क्रॉस करेगी और फिर सॉलिड को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स, यहाँ पर जो है गैस और लिक्विड की बात हो रही है, यानी कि बॉइलिंग की बात होगी। यहाँ पर जो है वो इसकी बात हो रही है, क्या नाम है हमारे, एक बार वापस ड्रॉ करता हूँ, छोड़ो, ये देखो
यहाँ पर जो है सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है, तो इस टेम्परेचर पे हमारा आ जाएगा मेल्टिंग, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे गैस और हमारी लिक्विड मैच करेगी वो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा बॉइलिंग, ठीक है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ये चीज़ है कि ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता है और ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है। बहुत बार ये ग्राफ भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ग्राफ, और जो पॉइंट्स हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो सपोजिटली ऐसा कोई पॉइंट आता है जहाँ पर गैस और सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है। अगर गैस और सॉलिड जो है आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे सब्लिमेशन, सबलाइम कर रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जी के टर्म्स में ही आता है। हालांकि ये जब फेज़ रूल पढ़ते हैं तो फेज़ रूल में ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, ओके। अब एक चीज़ और है जो वापस इम्पॉर्टेंट है, वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इक्वेशन, ठीक है, क्या है? देखिए हमें पता है डी जी इज़ इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, और हमें पता है कि डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर चेंजेस दिस, ठीक है। और हम इसको भी लिख सकते हैं कि हमें पता है कि G इज़ H माइनस टी एस, तो माइनस एस विल बी G माइनस एच बाई टी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है, ठीक है। अब क्या है कि एक्चुअली में अगर आपने गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी की का रिलेशन देखा होगा तो ये देखा होगा कि अगर हमें एंट्रोपी निकालनी है सपोजिटली तो हमको टेम्परेचर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जी बाई टी। तो एक्चुअली कहने का मेरा मतलब ये है कि जी वाली टर्म उतनी फिजिकल सिग्निफिकेंस में नहीं आएगी, मतलब आएगी ज़रूर, पर अगर सपोजिटली आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो जी बाई टी की टर्म जो है वो ज़्यादा यूज़ में आती है कंपेयर टू जी। ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है कि जी बाई टी वाली टर्म जो है वो ज़्यादा यूज़ में आएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली एंट्रोपी से करस्पॉन्ड करती है उसकी यूनिट्स। ऐसा कोई और बात नहीं है, बट जी बाई टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसलिए हम जी बाई टी का जो चेंज है, मतलब हम क्या करते हैं, हम जी बाई टी का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम जी, एक तो हमने देखा कि डेल जी बाई डेल टी क्या है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो तो एंट्रोपी के बराबर है। पर अब हम देख रहे हैं कि जेल जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है उस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है वो है, और वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे करस्पॉन्डिंग गिब्स फ्री एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर पहले 1/d को बाहर लेते हैं, ठीक है। दो डिफरेंशियल है ना, एक बार g को करेंगे, एक बार 1/d को करेंगे। 1/d को कांस्टेंट लिया तो ये हो जाएगा डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस g को एक बार बाहर लिया तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ 1/t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/t डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें पता है वो है g माइनस एच बाई टी, ओके। और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस जी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या क्या बन के आता है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन बन के आती है, इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। इक्वेशन बन के आती है जी बाई टी स्क्वायर माइनस एच बाई टी स्क्वायर माइनस जी बाई टी स्क्वायर। तो जी बाई टी स्क्वायर और जी बाई टी स्क्वायर तो कट गया, तो ये बन के आता है हमारे पास डेल जी बाई टी एट कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज एच बाई टी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर जी की जगह चेंज इन जी रख दें, ठीक है, कुछ नहीं किया, जी को 1 से 2 में ले गए तो ये एच की जगह चेंज इन एच आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि सपोजिटली आपने जैसे हमने क्या किया, हमें पता है कि हम डेल जी निकाल सकते हैं अगर कोई प्रोसेस में एक्स्ट्रा वर्क जो भी हुआ, जैसे माइनस NFE से हमने निकाला तो हम डेल जी निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोजिटली हमें 2 टेम्परेचर पे डेल जी पता है और हमें निकालना है कि इंथैल्पी क्या है इस रिएक्शन की, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि डेल जी निकालना हमारे लिए आसान है, जो भी एक्स्ट्रा वर्क होगा वो डेल जी होगा, ठीक है। सपोजिटली हमें 2 टेम्परेचर्स पे एक्स्ट्रा वर्क पता है कि इस टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा वर्क ये हुआ, इस टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा वर्क ये हुआ, तो उससे यूज़ करके हमें इंथैल्पी निकालनी है कि उस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है। मान के ये चल रहे हैं कि इंथैल्पी जो है वो अभी फ़िलहाल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए एक बार ये हो गया माइनस डेल एच बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी, डेल का डी कर दो, ये हो जाएगा। अगर टेम्परेचर T1 से T2 है तो देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, डेल जी चेंज इन गिब्सन एनर्जी दूसरे टेम्परेचर पे T2 पे डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। ये T2 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि डेल जी एट T2, मल्टीप्लाई नहीं है ये, ठीक है, माइनस डेल जी एट T1 बाई T1, ठीक है। हमें 2 टेम्परेचर्स पे डेल जी पता है, T2 पे डेल जी पता है और T1 पे डेल जी पता है, और हम क्या निकाल देंगे इससे, हम इसे निकाल देंगे डेल एच, तो ये हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल्स इससे भी आएंगे कि 2 टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर पे डीजी दिया है, दूसरे टेम्परेचर पे डीजी दिया है, आपको निकालना डेल्टा एच। तो ये इक्वेशन अब यूज़ करेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को ही हमने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने से ही आया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे गिब्स एनर्जी के बारे में, हमें पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टम की बात करता है ये, ठीक है, और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करने में हमें बहुत आसान होता है इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यही था गिब्स एनर्जी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।